स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम सेशन 2020-22 की बेहतरीन तैयारी के लिए फाउंडेशन पेपर 1 और 2 का कंप्लीट मैराथन क्लास कंप्लीट हो चुका है और आज फाउंडेशन पेपर 3 का मैराथन क्लास स्पेशल मैराथन क्लास चलेगा, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका कंप्लीट आंसर उत्तर के साथ ये क्लास होने जा रहा है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, उम्मीद है आप लोग का तैयारी भी बेहतरीन होगा और आप लोग का रिजल्ट भी। तो चलिए आप लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहेंगे तो हमारे नोट्स लगभग 500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं और अभी तक जिन स्टूडेंट्स को नोट्स नहीं मिला है या फिर नोट्स लेना चाहेंगे तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कंप्लीट नोट्स तैयार किया गया है आप ही लोगों के लिए बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट के लिए। तो अगर नोट्स लेना होगा तो व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर दीजिएगा 9110 91 15 52। तो चलिए आज का स्पेशल क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए आज का फाउंडेशन पेपर 3 इम्पॉर्टेंट मैराथन क्लास स्पेशल मैराथन क्लास शुरू होने जा रहा है। तो जितने भी साथी अभी तक लाइव जुड़े नहीं हैं वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइव फटाफट जुड़ जाइए और अपने अपने कॉलेज के साथियों को भी शेयर करें। अगर आपने नोट्स लिए हैं तो आप इनकी तैयारी ऑलरेडी आपको नोट्स में मिल जाएंगे, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो इस 1-2 घंटे के लाइव सेशन से आप जो आपको नोट्स में दिया गया है उसका भी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही ऐसा कोई साथी जो नोट्स नहीं लिया है या फिर कहीं और से नोट्स लिया होगा तब भी आज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपकी एक बेहतरीन तैयारी की उम्मीद करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपकी तैयारी भी बेहतरीन होगी, आसानी होगी और साथ ही आप एग्ज़ाम में एक बेहतर रिजल्ट भी करेंगे। तो चलिए आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और कंप्लीट क्लास मैराथन का स्टार्ट करते हैं। तो जो भी चैनल के साथ जुड़ गए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना चैट सेक्शन पर अपना कमेंट देते रहिएगा। फाउंडेशन पेपर 3 विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो YouTube सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को एमएसए क्लासेस डीएलएड, और बाकी आपको टीचर्स वैकेंसी से रिलेटेड सीटेट की तैयारी और जेटेट की तैयारी आपको इसी चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले दिनों में झारखंड में स्पेशली टीचर्स वैकेंसी की सारी तैयारी इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों का होगा, चाहे वो जेटेट हो या फिर सीटेट हो या फिर कई अदर स्टेट का भी अगर टेट होगा तो उम्मीद करेंगे कि और उम्मीद है कि आप लोगों का तैयारी भी करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मुझे YouTube की तरफ से थैंक्स और ज्वाइन बटन भी मिल गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट एक बार करना चाहूँगा कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को नीचे ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, उस ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। साथ ही आप अपना प्यार और सपोर्ट दे सकते हैं और इसके लिए आपको थैंक्स भी बटन मिल जाएगा वीडियो के नीचे ही, तो आप लोग थैंक्स भी दे सकते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्लास शुरू करते हैं। लाइव चैट सेक्शन पर आप लोग अपना कमेंट देते रहिएगा। आप लोग का कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है, आप लोग लिखते रहते हैं। तो और सबसे पहले तो वेरी गुड इवनिंग, क्योंकि आप सभी ने बहुत सारा मैसेज किया है। तो चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं क्लास। और अगर आप इस वीडियो को बाद में भी कोई स्टूडेंट देख रहा होगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तो आपकी तैयारी जरूर पूरा हो जाएगा और आसानी भी होगी। बाकी अभी जो देख रहे हैं उस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपकी तैयारी आसानी होगी, बेहतरीन होगी और साथ ही आप लोग का रिजल्ट भी बेहतरीन होगा, इतना उम्मीद है। तो टॉपिक नंबर 1 विद्यालय संगठन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टॉपिक से घुमा फिरा के आपको कोई ना कोई सवाल जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले इस टॉपिक को करेंगे और टॉपिक नंबर 2 भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हम दोनों को अलग अलग कर दिया है क्योंकि दोनों का कभी कभी अलग अलग क्वेश्चन भी आता है। तो सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 को लेते हैं, विद्यालय संगठन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। इससे आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इस तरह का सवाल अगर आता है तो आपको क्या लिखना है और क्या है ये विद्यालय संगठन। चलिए इसका क्लास देते हैं। विद्यालय संगठन का अर्थ एवं परिभाषा, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि सेम कंटेंट है, बस लैंग्वेज आपका चेंजेस रहेगा। विद्यालय संगठन का अर्थ एवं परिभाषाएं,
और आप लोग बता दें ये रिकॉर्डेड लाइव क्लास है। बाकी हम आपके साथ साथ कमेंट चैट सेक्शन पर कमेंट करते रहेंगे, आप लोग भी कमेंट करते रहिए, हम भी कमेंट करते रहेंगे, ठीक है। और ये लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। तो विद्यालय संगठन का अर्थ एवं परिभाषा है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी विद्यालय की सफलता के लिए उसका निश्चित रूप से संगठन होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी विद्यालय की स्थापना के लिए स्थान, वातावरण, जल, भवन, फर्नीचर, स्कूल और कर्मचारी आदि आवश्यक है तथा अभीष्ट साध्य की प्राप्ति के लिए उनका प्रबंधन भी करना होता है। परंतु यदि विद्यालय का संगठन ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है तो वह विद्यालय चल ही नहीं सकता। विद्यालय संगठन को यदि परंपरागत अर्थ में समझने का प्रयास करेंगे तो इसका संबंध विद्यार्थियों के पढ़ने की व्यवस्था करने मात्र से है। तो विद्यालय संगठन क्या है आप लोग बता दें। जैसे किसी भी विद्यालय की सफलता, अगर उस विद्यालय को अगर आप इमेजिन करें कोई एक विद्यालय के बारे में, तो आप सोचिए कि एक विद्यालय को स्थापना करने के लिए, उसकी सफलता के लिए, उसका सक्सेस होने के लिए कितना चीज़ जरूरी होता है। एक स्थान का चुनाव से लेकर उसका आसपास का वातावरण से लेकर जल की उपलब्धता, बिल्डिंग कैसा होना चाहिए, फर्नीचर है कि नहीं, स्कूल और कर्मचारी है कि नहीं, इन सारे चीज़ मिलकर विद्यालय संगठन बनाते हैं। और जब तक इनकी कमी रहेगी विद्यालय सक्सेस नहीं हो सकता। यानी अगर विद्यालय को संगठन का सक्सेस बनना है, विद्यालय को सक्सेस बनाना है, तो इसके लिए इन सभी आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत है और यही है आपके विद्यालय संगठन। और विद्यालय की सफलता के लिए उसका निश्चित रूप से संगठन होना बहुत ज़रूरी है। चाहे स्थान हो, चाहे वातावरण हो, चाहे जल की उपलब्धता हो, चाहे बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, लाइब्रेरी हो, स्कूल हो, कर्मचारी हो, विद्यार्थी हो, ये सारे के सारे चीज़ जरूरी है। साथ ही एक प्रिंसिपल की भी ज़रूरत होती है, इसके अलावा एक क्लर्क की भी ज़रूरत होती है। तो इतने सारे मिलकर एक विद्यालय संगठन का रूप होते हैं। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। विद्यालय संगठन को यदि परंपरागत अर्थ में समझने का प्रयास करेंगे तो इसका संबंध विद्यार्थियों के पढ़ने की व्यवस्था करने से मात्र है। यानी प्राचीन युग में होता क्या था कि वहाँ पे विद्यालय का मतलब यही होता था कि सिर्फ वहाँ पे विद्यार्थियों को सिखाने के मात्र से होता था। लेकिन आज के युग में ये पॉसिबल बहुत मुश्किल है बिना इन सभी विद्यालय के संगठन का। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत शिक्षकों की व्यवस्था, समय सारणी, बैठने की व्यवस्था तथा कक्षा अध्यापक की जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती है उनकी व्यवस्था आदि की जाती है। विद्यालय संगठन वह संरचना है जिसमें शिक्षक, छात्र, परिनिरीक्षक एवं अन्य व्यक्ति विद्यालय के कार्यों को चलाने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। वास्तव में शैक्षिक उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए समस्त उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय तत्वों की समुचित व्यवस्था करना को विद्यालय का संगठन कहलाता है। यानी एक शिक्षक, एक कर्मचारी, विद्यालय भवन, स्कूल, बिल्डिंग, इन सारे चीज़ों को मिलाकर जो है विद्यालय संगठन कहलाता है। तो चलिए अब क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो एक मिनट आप लोग थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से हम अपना जो है क्लास लेकर आते रहें और आप लोगों के लिए हम जो है इसी तरह से वीडियो बनाते रहें। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं अगला। विद्यालय संगठन के अंतर्गत केवल विद्यालय की व्यवस्था ही नहीं आती बल्कि विद्यालय के विभिन्न तत्वों में सामंजस्य या समन्वय स्थापित करना भी संगठन के अंतर्गत आता है। यानी विद्यालय संगठन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ विद्यालय की जो सारी व्यवस्था हो गया, ऐसा नहीं है। साथ ही क्या है, जो इतनी सारी व्यवस्था है उन सभी में एक सामंजस्य स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी आवश्यक तत्वों का प्रबंध करने के साथ ही उनका इस प्रकार से समन्वय किया जाना चाहिए कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कम से कम समय में और बिना किसी बाधा के हो जाए। यदि विभिन्न वस्तुओं के प्रयोग एवं उनके कार्यों में उचित समन्वय का अभाव होता है तो विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकता है।
अब चलिए क्लास आगे बढ़ते हैं। विद्यालय संगठन के विशेषताएं, तो ये भी लिखने के लिए आ सकता है कि विद्यालय संगठन से आप क्या समझते हैं, विद्यालय संगठन के विशेषताएं क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, संगठन एक अव्यक्तिगत प्रणाली है। ये व्यक्तिगत प्रणाली नहीं है कि किसी एक पर्सनल आदमी का है, ठीक है, ये अव्यक्तिगत प्रणाली है जिसमें मानव के समूह के समन्वित प्रयत्न कार्य करते हैं। समन्वय के अपने कुछ नियम होते हैं जिनमें रहकर संगठन कार्य करता है। संक्षेप में विद्यालय संगठन के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। संगठन कार्य कराने के ज्ञान की एक शाखा अथवा अनुशासन है। तो देखिए यहाँ पे विद्यालय संगठन की कुछ विशेषताएं। तो संगठन क्या है, कार्य कराने के ज्ञान की एक शाखा अथवा अनुशासन है। संगठन मानवीय तथा भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। संगठन व्यक्तियों से कार्य कराने की कला है। संगठन पर्यावरण को सुरक्षित रखने तथा उसे बनाने का कार्य है। संगठन विकास की प्रक्रिया है। संगठन में व्यक्तियों एवं कर्मचारियों को कार्यकर्ताओं को समूह में संगठित रूप से कार्य कराया जाता है। देखिए वर्नट के अनुसार संगठन में नीचे लिखी 4 विशेषताएं होती है। तो वर्नट ने विद्यालय संगठन की 4 विशेषता बताई है संगठन का, कि संगठन के सुनिश्चित लक्ष्य होते हैं, यानी कोई भी संगठन ऐसे नहीं बनता है, उसका एक निश्चित लक्ष्य भी होते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए संबंधित व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। कार्यरत व्यक्तियों मध्य स्थिति के अनुसार संबंध होता है। समस्त क्रियाओं और साधनों में समन्वय होता है। तो ये रहा। आप चलिए विद्यालय संगठन के उद्देश्य देख लेते हैं। पर्पस ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, प्रजातंत्रीय विद्यालय व्यवस्था के निम्नलिखित मूल उद्देश्य होने चाहिए। छात्रों के शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिए समुचित अवसर प्रदान करना। ऐसी शिक्षा व्यवस्था करना जिससे बालकों में प्रजातंत्रात्मक मूल्यों की रक्षा के लिए बलिदान एवं प्रेम की भावना का विकास हो। जीवन में यथासंभव पूर्णतया उत्पन्न करना। समाज के लिए ऐसे योग्य नागरिक तैयार करना जिनसे प्रजातंत्र की रक्षा हो सके। सबको शिक्षा प्राप्त करने का भेदभाव रहित समान अवसर प्रदान करना। स्वशासन की छात्रों को शिक्षा प्रदान करना। तो ये रहा विद्यालय के आपका संगठन के उद्देश्य। अब चलिए देख लेते हैं विद्यालय संगठन या प्रशासन के कुछ सिद्धांत भी आपको लिखने के लिए आ सकता है। तो ये जो विद्यालय संगठन है या प्रशासन है, इसका सिद्धांत क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। और यहाँ पे आपको बता दें विद्यालय संगठन ही प्रशासन है और प्रशासन ही संगठन है। इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी घुमा के भी आता है, तो आप लोग उस तरह से आंसर को लिखना है। बाकी आप लोग कमेंट करते रहिए, हमारा कमेंट आप लोग को यहाँ पे शो होता रहेगा, क्योंकि यहाँ ये जो है रिकॉर्डेड लाइव क्लास चल रहा है, तो आप लोग लाइव क्लास में है, बहुत अच्छी बात है। साथ ही वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इतना रिक्वेस्ट रहेगा। और आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। विद्यालय संगठन प्रशासन के सिद्धांत है, पहला मानवीय आधार, दूसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व। विद्यालय व्यवस्था का सीधा संबंध अध्यापक, छात्र और उनके अभिभावकों से होता है, अतः इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्था में इस मानवीय आधार का हनन ना हो, क्योंकि इस आधार के समाप्त होते ही विद्यालय एक यंत्र बनकर रह जाता है और कोई भी यंत्र बिना चलाए अपने आप नहीं चलता। तो विद्यालय व्यवस्था का सीधा संबंध है एक टीचर, स्टूडेंट्स और अभिभावकों से सीधा कनेक्शन। और इसमें इस बात का ध्यान ऐसा रखना चाहिए कि इसमें मानवीय जो आधार है, मानवीय का जो आधार है उसका हनन ना हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है विद्यालय संगठन का पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व। विद्यालय व्यवस्था में दूसरी बात यह ध्यान में रखनी आवश्यक है कि विद्यालय समाज की निर्माणशाला है, अर्थात विद्यालय समाज के अंदर जीवन यापन करने की कला को सिखाया जाता है। इस रूप में विद्यालय और समाज इन दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता, अतः विद्यालय व्यवस्था को समाज और जीवन दोनों को निकट करना चाहिए। अगला है सहयोग और सहकारिता। तो विद्यालय संगठन का एक और यहाँ पे देखिए सिद्धांत, वह है सहयोग और सहकारिता। यानी कोई भी विद्यालय का संगठन है तो बिना सहयोग और बिना सहकारिता से नहीं चलने वाला। देखिए विद्यालय प्रबंधन में एक बात यह भी विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि प्रधान अध्यापक और अध्यापक
साथ ही छात्र और अभिभावक इन सभी सबसे सहयोग के आधार पर विद्यालय प्रबंध की नींव रखी जाए। यानी विद्यालय का प्रबंधन ऐसी होनी चाहिए जिसमें इन सभी की सहयोगिता और इनकी सहकारिता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में व्यवस्था का तात्पर्य सहयोग पूर्ण जीवन से लगाना चाहिए। अगला सिद्धांत है विचार विनिमय के आधार पर। विचार विनिमय से तात्पर्य है प्रबंध की कमी के विषय में प्रधान अध्यापक और छात्र आपस में मिलकर विचार विमर्श करें तथा पारस्परिक सहयोग की भावना से उसे ठीक करें। अगला सिद्धांत है गतिशीलता और अनुकूलता। ये कौन सा पॉइंट है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। प्रबंधन में परंपरागत रूढ़ियों का अनुगमन करना इसे जटिल एवं जड़ बनाता है। इसीलिए स्कूल प्रबंध में गतिशीलता का होना परम आवश्यक है। यानी जो नए नए बदलाव है उन बदलाव के साथ जो है स्कूलों में काम होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे जैसे समाज में परिवर्तन हो वैसे वैसे इसे भी परिवर्तित करके समाज के अनुकूल बनाना चाहिए। अगला पॉइंट स्पष्टता एवं सुनिश्चितता। किसी भी प्रकार शंका या अनिश्चितता प्रबंधन की सबसे बड़ी कमी माना जाता है। इसीलिए विद्यालय प्रबंध में स्पष्टता और सुनिश्चितता का होना आवश्यक है। यानी जो विद्यालय संगठन बनेगा उसमें किसी भी तरह का शंका ना हो, कोई भी अनिश्चितता ना हो, ऐसी स्पष्टता और सुनिश्चितता होनी चाहिए। प्रत्येक बात को महत्व देना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रबंध में किसी बात को बहुत मामूली समझकर उसकी उपेक्षा कर दी जाती है और आगे चलकर वही बात प्रबंध के लिए बड़ी समस्या का रूप धारण कर लेती है। प्रबंध को साध्य ना मानकर साधन मानना। विद्यालय व्यवस्था का लक्ष्य है शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करना, अर्थात स्कूल प्रबंध शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति का साधन मात्र होता है, अतः इसे साध्य ना मानकर साधन ही मानना चाहिए। और यहाँ पे पॉइंट है 9 नंबर स्वशासन का अवसर। विद्यालय प्रबंध में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें छात्रों को स्वशासन का समुचित अवसर दिया जाए, जिससे जहाँ एक और छात्र पारस्परिक सहयोग की भावना से काम करना सीखेंगे, वहीं दूसरी ओर उनमें नेतृत्व की क्षमता का भी विकास होगा। अगला है भौतिक तथ्य का प्रभावशाली ढंग से उपयोग। विद्यालय प्रबंध में पुस्तकालय, भवन, खेल का मैदान, फर्नीचर, सहायक उपकरण और धन आदि भौतिक तत्वों का उचित ढंग से उपयोग होना चाहिए, अर्थात यथास्थान तथा छात्रों की रुचि को ध्यान में रखकर ही इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये रहा विद्यालय संगठन का कंप्लीट क्लास। अब विद्यालय प्रशासन या प्रबंधन, इनका क्षेत्र और कार्य क्या है, ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो चलिए इसका भी कंप्लीट क्लास कर लेते हैं। तो टॉपिक नंबर 2, आधुनिक युग में शिक्षा का उत्तर विकास होने के कारण शैक्षिक प्रशासन के कार्य में वृद्धि हुई है। यानी शिक्षा में जितना विकास हुआ है उतना ही शैक्षिक प्रशासन के कार्य में भी वृद्धि हुई है। शैक्षिक प्रशासन में लगे सभी व्यक्ति शिक्षा संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त करके शिक्षा जगत की सेवा करने की भावना रखते हैं। शैक्षिक प्रशासन के माध्यम से ही विद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थानों के सभी कार्य को संपन्न किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन के कार्यों की संख्या बहुत अधिक है। अमेरिका के जन प्रशासन विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान लूथर गुलिक ने प्रशासन के 7 प्रकार के कार्य का वर्णन किया है, जो POSDCORB कहलाता है। आप देख लेते हैं इसका कार्य क्षेत्र, जो आपको अभी समझाया कि विद्यालय संगठन, प्रशासन या प्रबंधन, इनका कार्य क्षेत्र क्या क्या है। तो इनका कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। बुनियादी तौर पर विद्यालय प्रबंधन के निम्नलिखित तथ्य हैं। तो विद्यालय संगठन, प्रशासन और प्रबंधन का कार्य क्या क्या है। पहला नंबर कार्य है योजना बनाना, यानी प्लानिंग करना। योजना सभी प्रकार के प्रबंधन का मुख्य तत्व है। प्रबंधन और प्रशासन में योजना का अर्थ है कुछ समस्याओं का कार्य पर निर्णय लेने या काम करने के लिए तैयार होना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो भावी कार्य विभाजन की ओर अग्रसर करती है। एक चीनी कहावत है, यदि आप 1 वर्ष की योजना बनाते हैं तो अन्न बो, यदि आप 10 वर्ष की योजना बनाते हैं तो वृक्ष लगाओ, और यदि आप 100 वर्ष की योजना बनाते हैं तो मनुष्य बो। शिक्षा का कार्य प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण में मनुष्यों का पालन पोषण करना है
और इसका फल 100 वर्षों के पश्चात मिलता है। अतः कुशल योजना शिक्षण संस्था के लिए विशेष महत्व रखती है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, किसी भी विद्यालय संगठन का पहला काम है प्लानिंग। बिना प्लानिंग का कोई भी काम सक्सेस नहीं हो पाता है। जैसे आप डीएलएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये जो फाइनल एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो आप एक प्लानिंग के साथ जाएंगे कि हम ये क्वेश्चन, ये टॉपिक ज़रूर तैयारी करेंगे, ताकि आप जो है तैयारी भी आसानी होगी और तैयारी भी साथ में आप लोग, जैसे आप लोग अभी लाइव क्लास कर रहे हैं। क्यों लाइव क्लास कर रहे हैं? लाइव क्लास आप इसीलिए कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट के नोट्स दिया गया है तो वो नोट्स तो पढ़ सकते हैं, लेकिन लाइव क्लास के माध्यम से आपको क्या है, एक प्लानिंग है कि इस 2 घंटे के 1 घंटे के क्लास में हम जो है सारा डिटेल्स में समझ भी ले रहे हैं, और इसको जो है जब हम तैयारी करेंगे तो उसको समझ में भी आएगा बाद में। तो इसीलिए आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे का क्लास से आपका इतना सारा तैयारी हो जा रहा है। तो इस तरह का आप ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग टाइमिंग में आप इसको प्लानिंग करके पढ़ रहे हैं, और तभी आप सक्सेस होंगे। लेकिन जो स्टूडेंट टोटल ही नहीं पढ़ेंगे, कभी कॉपी देखा, कभी बंद कर दिया, कभी ये वीडियो नहीं देख रहा होगा लाइव पूरा सेशन, तो कैसे होगा? वो तैयारी नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम के दिन बैठेंगे और फिर एग्ज़ाम उसमें अच्छे से नहीं लिख पाएंगे तो मार्क्स कम आ जाता है। तो ऐसे में हर काम के लिए आपको प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई भी काम कैसे करना है। जैसे आप एक घर भी अपने घर बना रहे हैं तो उसका एक प्लानिंग खींचा जाता है कि यहाँ से यहाँ तक इतना चौड़ाई होगा, यहाँ से यहाँ दीवार होगा, यहाँ से यहाँ खिड़की लगाएंगे, यहाँ इतना 3 खिड़की होगा, 2 खिड़की होगा। तो इस तरह से जो एक प्लानिंग होता है, प्लानिंग होने के बाद काम सक्सेस होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है घर बनाना स्टार्ट किए, जैसे तैसे दीवार खड़ा कर दिए तो फिर वो आपका जो है वो जैसे आप लोग देखते हैं टिकटॉक वगैरह में देखते थे उस तरह का घर बन जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये हुआ योजना बनाना। कोई भी काम करेंगे तो पहले योजना। तो इसी तरह से विद्यालय काम की भी एक योजना होती है। अगला है बजट बनाना, यानी बजटिंग। तो पहला काम तो हम लोग हो गया कि हम लोग प्लानिंग कर लिए विद्यालय संगठन बनाने के लिए, लेकिन प्लानिंग के साथ हमें बजट भी बनाना होगा, क्योंकि हमारे पास एक जो संसाधन होते हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं, और उसको किस तरह से हम लोग काम कर सके इसके लिए बजट बनाया जाता है। तो देखिए बजट में क्या होता है, किसी भी संस्था के सहज संचालन के लिए बजट अत्यंत आवश्यक साधन है। यह प्रबंधन का इतना महत्वपूर्ण अंग है, इसके बिना संगठन, प्रशासन एवं प्रबंधन के उचित संचालन में बाधा पड़ सकती है। धन के बिना किसी काम, किसी योजना, किसी क्रिया का संचालन नहीं किया जा सकता है। प्रबंधन और संचालन के लिए सावधानी से बजट बनाने की आवश्यकता होती है। बजट आय एवं व्यय का अनुमान लगाने की प्रतिक्रिया है। व्यय में अत्यंत आवश्यक बातों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगला है संगठन बनाना। पहला हो गया आपका कि योजना बनाना है, दूसरा बजट बना लिए, लेकिन अगला है आप संगठन बना लिए, उसके बाद आपने बजट भी बना लिए, लेकिन अब संगठन बनाना भी जरूरी होता है कि आपको विद्यालय में कौन कौन सा चीज़ चाहिए, और संगठन अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे संगठन प्रबंधन का अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। इसका संबंध विधिवत प्रबंधन से है, ताकि समूचा कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। यह नियमों, कार्यविधियों, समय सूचियों, वस्तुओं के प्रबंध और अन्य सुविधाओं के साथ संबंधित है। इसके 2 पक्ष हैं, पहला भौतिक उपकरण और दूसरा आपका है मानवीय अवस्था। तो देखिए संगठन में हमें क्या क्या चाहिए। पहला भौतिक उपकरण में देखिए पर्याप्त भौतिक व्यवस्था कुशल विद्यालय प्रबंधन की पहली आवश्यकता है। इसमें भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, संग्रहालय, व्यायामशाला, कला कक्षा, खेल के मैदान, श्रव्य दृश्य साधन आदि की व्यवस्था शामिल है। उसके बाद है मानव व्यवस्था में क्या क्या चाहिए। देखिए विद्यालय संगठन में मानव व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। जैसे एक शिक्षक, प्रधान अध्यापक, शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी, प्रबंधक, गैर अध्यापकीय स्टाफ, निरीक्षक स्टाफ, माता पिता आदि विद्यालय प्रबंधन की मानवीय व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। यानी विद्यालय व्यवस्था में जो संगठन है उसमें भौतिक जैसे आप लोग का स्कूल का मटेरियल वगैरह, और दूसरा यहाँ पे आपका जो मानव व्यवस्था, जो मानव होना भी चाहिए। आप जब इस 1 मिनट आप लोग एक टिप्स बता देते हैं, जब आप ना फाउंडेशन पेपर 3 का क्वेश्चन आंसर बनाएंगे तो इसमें हर चीज़ का ध्यान क्या रखना है पता है आपको। इसमें ध्यान रखना है स्कूल के बारे में, यानी आपको स्कूल को इमेजिन करना होगा हमेशा हर चीज़ को लेकर। स्कूल में क्या है, टीचर है, टीचर में कौन कौन सा गुण है, प्रधान अध्यापक है, प्रधान अध्यापक क्या का गुण है, क्या क्या काम है। उसके बाद आपका विद्यालय बिल्डिंग कैसा होना चाहिए,
ठीक है, उसमें उसका भौतिक वातावरण कैसा होना चाहिए, ये सारा विद्यालय को इमेजिन कीजिए। जब आप जिस स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल को इमेजिन कीजिए, या फिर आपका जिस एग्ज़ाम सेंटर में होगा एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम सेंटर को आप मान लीजिए ये स्कूल है, इस स्कूल में क्या क्या है, उस स्कूल के अकॉर्डिंग आप सोचिए और उसको अपने शब्दों में लिखिए, आपका आंसर बनेगा। बस थोड़ा बहुत यहाँ पे आप लोगों को समझ जाना है क्लास को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, हम भी बीच बीच में कमेंट करते रहेंगे। आदेश प्रदान करना, प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन, इसमें विभिन्न कार्य शामिल है, जैसे शिक्षण के उद्देश्य, पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठ्यक्रम का मासिक एवं त्रैमासिक विभाजन, टाइम टेबल का निर्माण, श्रव्य दृश्य साधन जैसे चार्ट, नक्शे आदि का निर्माण, विद्यार्थियों की उपस्थितियों का रिकॉर्ड, अनुशासन, शिक्षण संबंधी अन्य क्रियाएं आदि। 5 नंबर लिख लेता है निर्देशन देना, डायरेक्टिंग। इसका अर्थ है कि कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा निर्देशन यानी निर्देशन देना भी बहुत जरूरी है। निर्देशन में योजनाओं तथा निर्णयों का कार्यान्वयन होते हैं। शिक्षा अधिकारियों को कार्यान्वयन के लिए आवश्यक आदेश देने पड़ते हैं। निदेशक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो दूरदृष्टि, कल्पना शक्ति, व्यापक अनुभव तथा विशिष्ट ज्ञान से संपन्न हो। विद्यालय संगठन, प्रशासन एवं प्रबंधन में सारा निर्देशन संस्था के मुखिया है। तो यहाँ पे जो है निर्देशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग। प्रभावशाली नियंत्रण शिक्षा प्रबंधन, संगठन और प्रशासन का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। नियंत्रण का अर्थ है काम की पड़ताल करना। इसमें निरीक्षण की समूची प्रक्रिया शामिल है। प्रशासन अधिकारियों को शिक्षा के विभिन्न तत्वों का निरीक्षण करना होता है। अगला है रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट करना, यानी जो विद्यालय के सारे कामकाज होते हैं, जैसे विद्यालय में माता पिता, गार्जियन, जो अफसर लोग आते हैं या फिर अफसर लोग का कोई रिपोर्ट भेजना पड़ता है, तो ऐसे में रिकॉर्ड रखना और रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट है मूल्यांकन करना, जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 साल में कितना सीखा, नहीं सीखा, स्कूल का और भी कौन सा काम सही से चल रहा है, नहीं चल रहा है, इन सभी का इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टॉपिक नंबर 3, विद्यालय भवन से आप क्या समझते हैं, इनका भौतिक वातावरण कैसा होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और अपना लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और एक रिक्वेस्ट रहेगा कि नीचे ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर आप हमें सपोर्ट और प्यार देना चाहते हैं तो थैंक्स और ज्वाइन बटन क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आप लोगों को एक बात बता दें कि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वीडियो ख़त्म होने के बाद, क्लास ख़त्म होने के बाद देखिएगा कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे। उस फॉर्मेट को आप लोग भरकर, फॉर्म होगा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोग फॉर्म भरकर हमें सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम। चलिए, विद्यालय भवन से आप क्या समझते हैं, इसका भौतिक वातावरण कैसा होना चाहिए, यानी जो विद्यालय का बिल्डिंग होता है वो क्या है, और ये जो स्थापित होगा इसके लिए कौन सा वातावरण होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्कूल कहाँ बनाया जाए, कैसा होना चाहिए, ये सारा इस वीडियो में आंसर बताएंगे। तो विद्यालय भवन, द स्कूल बिल्डिंग। विद्यालय भवन एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत स्थिति, इमारत, खेल के मैदान, फर्नीचर, यंत्र, पुस्तकालय, छात्रावास और अन्य साज सज्जा आती है। जब तक विद्यालय की स्थिति का चुनाव उपयुक्त ढंग से नहीं किया जाएगा, तब तक विद्यालय की इमारत को उपयुक्त ढंग से नियोजित एवं निर्मित करके भी उससे पूर्ण लाभ नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय की स्थिति का प्रभाव विद्यालय की पूर्ण शैक्षिक व्यवस्थाओं एवं छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर पड़ता है। विद्यालय के लिए उपयुक्त भूमि, उचित आस पड़ोस, शुद्ध जल, वायु एवं प्रकाश आदि का होना अनिवार्य है। यानी एक स्कूल को सही ढंग से चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि विद्यालय कहाँ पे होना चाहिए, और विद्यालय एक ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पे साफ सुथरा आसपास का पड़ोस, शुद्ध जल, शुद्ध वायु एवं प्रकाश हो। अच्छी स्थिति के साथ साथ भवन का भी उपयुक्त ढंग से निर्माण हो तो शैक्षिक वातावरण अधिक उत्तम होगा। आज की शैक्षिक आवश्यकताएं प्राचीन युग से बहुत अधिक भिन्न है, यानी आज का जो शिक्षा देने की प्रक्रिया है वो बहुत अलग है।
पहले तो गुरुजन पेड़ के नीचे अपने थोड़े से शिष्यों को चटाई पर बैठाकर मौखिक रूप से विद्या प्रदान करते थे। पहले क्या होता था कि किसी चटाई पर बैठा दिया एक पेड़ के नीचे, वहाँ पे गुरु बैठ गए आगे और बाकी बच्चे नीचे, तो इस तरह से पढ़ाई होती थी। लेकिन आज का ज़माना जो है बहुत जटिल युग है। आज के जटिल युग में विज्ञान एवं मनोविज्ञान की उन्नति के साथ सीखने और सिखाने की विधियाँ बहुत सरल नहीं हैं। अब विद्यालय में प्रत्येक विषय एवं क्रिया के लिए विशेष प्रकार के उपकरण और साज सज्जा की भी आवश्यकता होती है। अतः विद्यालय अपने उद्देश्यों के प्राप्ति एवं निर्देश कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह तभी कर सकता है जब समस्त विद्यालय भवन अर्थात उसकी स्थिति, इमारत एवं साज सज्जा आदि सभी उपयुक्त हो। अब चलिए विद्यालय का भौतिक वातावरण कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे हम डिटेल्स में बताएंगे। इसको आप लोग पॉइंट में आप लोग लिखना है, ठीक है। तो विद्यालय का भौतिक वातावरण, यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होगा, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा बहुत भी आप लोग पढ़ते रहेंगे और आप लोग रीडिंग करते करते समझाते भी रहेंगे, ठीक है। हमारे देश में हजारों विद्यालय सुविधाजनक और सौंदर्यपूर्ण वातावरण में स्थित होने के बजाय ऐसे स्थानों में स्थापित है जहां उनका आस पड़ोस अत्यंत दूषित और अस्वस्थ पाया जाता है। यह आप सभी जानते हैं। हमारे देश में कितने ऐसे स्कूल हैं जो कि आस पड़ोस देखिएगा कि बहुत गंदगी है। बहुत से विद्यालय भवन ऐसे स्थान पर बने हुए हैं जहाँ का वातावरण ना तो शोरगुल से मुक्त है और ना ही कूड़े के ढेरों, सीलन और कीचड़ आदि से। इस गंदगी के कारण वहाँ मक्खी, मच्छर और बीमारियों का प्रकोप निरंतर बना रहता है। देश के लाखों बालक तंग अंधेरी गलियों में स्थित अस्वच्छ और अस्वस्थ विद्यालय भवन में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बहुत से विद्यालय टूटे फूटे भवनों में स्थित होने के कारण असुरक्षित हैं। कई विद्यालय ऐसी सड़कों के किनारे पर है जहाँ पर मोटर गाड़ियों, बसों, घोड़ा गाड़ियों, साइकिलों आदि का बराबर आना जाना लगा रहता है और मनुष्यों को जमघट लगे रहते हैं। विद्यालय की स्थापना के लिए ऐसे स्थान कदापि उपयुक्त नहीं हैं। बालकों की सुरक्षा के विचार से विद्यालय नदी, झील, तालाब आदि के निकट भी ना हो तो अच्छा है। लाखों छात्र किराए के ऐसे भवनों में शिक्षा प्राप्त करते हैं जो शैक्षिक दृष्टिकोण से बिल्कुल उपयुक्त नहीं हैं। इसमें कक्ष अत्यधिक छोटे हैं तथा उनमें प्राकृतिक वायु प्रसरण एवं प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन सब बातों के अतिरिक्त बहुत से विद्यालयों में आज की शिक्षा की परिवर्तित एवं बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उचित ढंग से विस्तार करना भी संभव नहीं है। उसके बाद देखिए, विद्यालय केवल वह स्थान नहीं है जहाँ परंपरागत विषयों का शिक्षण परंपरागत शिक्षण से किया जाता है, बल्कि बालक का घर जैसा होना चाहिए जहाँ वह अपने आप जीवन के प्रारंभिक वर्षों को सुविधापूर्वक व्यतीत कर सके और अपने को भविष्य में सफल और सुखी जीवन के लिए तैयार कर सके। विद्यालय में प्रयोगशालाओं का महत्व है। इनके द्वारा बालक क्रिया करके व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। आज के मनोवैज्ञानिक एवं तकनीकी युगों में ऐसे ज्ञान की अत्यधिक मांग है, अतः विद्यालयों में प्रयोगशालाओं की व्यवस्था होने से ही छात्र शिक्षा से लाभ उठा सकते हैं। तो सारा जो चीज़ है विद्यालय का भौतिक वातावरण के अंतर्गत आता है। शारीरिक एवं सांस्कृतिक उन्नति का महत्व मानसिक या बौद्धिक विकास से कम नहीं है, इसलिए खेलों के मैदान और सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्रियाओं के लिए हॉल की भी व्यवस्था विद्यालय योजना के अंतर्गत करना अनिवार्य है। तो अब चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तब तक आप लोग कमेंट करते रहिए। तो यहाँ पे देखिए कि विद्यालय भवन के नियोजन एवं निर्माण में ध्यान रखने कुछ बातें, तो इसको आप लोग जो है बता देते हैं, ठीक है। बाकी जो टॉपिक आप लोगों को पहले ऑलरेडी बता दिया उतना ही आप लोगों को लिखना है। ये चीज़ थोड़ा बहुत आप लोग कर देता है कि विद्यालय के जब अगर भवन का नियोजन करना है, निर्माण करना है, तो कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना जरूरी है। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि विद्यालय भवन के नियोजन एवं निर्माण में शिक्षा शास्त्री, समाजशास्त्री, स्थापत्य कलाकार, इंजीनियर, स्वास्थ्य विज्ञान विशेषज्ञ एवं अर्थशास्त्री की मिश्रित प्रतिभाओं की आवश्यकता है। शिक्षा शास्त्री एवं समाजशास्त्री समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शैक्षिक उद्देश्यों का ज्ञान प्रदान करते हैं, जिनकी पूर्ति के लिए विद्यालय भवन का निर्माण किया जाना है। स्थापत्य कलाकार विद्यालय भवन का प्लान प्रस्तुत करने में सहायता देता है। इंजीनियर उपयुक्त व्यक्तियों के द्वारा विचारों को व्यावहारिक रूप में प्रदान देने में सहायता करता है। स्वास्थ्य विज्ञान विशेषज्ञ स्वास्थ्य रक्षा के दृष्टिकोण से विद्यालय भवन के निर्माण में अपना योगदान करता है। मतलब यहाँ पे देखिए कि एक विद्यालय
ठीक है। एक विद्यालय भवन का जब नियोजन करना है, निर्माण करना है, तो इसके लिए हमें जो है एक शिक्षा शास्त्री, एक समाजशास्त्री, एक कलाकार, एक इंजीनियर, एक स्वास्थ्य विज्ञान विशेषज्ञ, एक अर्थशास्त्री, इन सभी की आवश्यकता होती है। जैसे कि शिक्षा शास्त्री और समाजशास्त्री का काम क्या रहेगा, वो विद्यालय की और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शैक्षिक उद्देश्यों का ज्ञान प्रदान करेगा। और उसके बाद कलाकार क्या करेगा, कलाकार विद्यालय का भवन का प्लान प्रस्तुत करने में सहायता देते हैं। इंजीनियर का काम क्या है, इंजीनियर व्यक्तियों के विचारों को व्यावहारिक रूप देने में सहायता करता है। उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विज्ञान विशेषज्ञ क्या करेंगे कि स्वास्थ्य और रक्षा के दृष्टिकोण से विद्यालय भवन निर्माण में अपना योगदान करेगा। और इसके अलावा जो अर्थशास्त्री है उसका क्या काम रहेगा, यह देखता है कि उपलब्ध धनराशि से किस प्रकार अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त की जा सकती है, यानी कौन सा किस तरह का बिल्डिंग सही से बनाया जा सके। ये सारा चीज़ के लिए अलग अलग जो है यहाँ पे बताया गया है। एक विद्वान ने कहा है कि एक शिक्षा शास्त्री, एक समाजशास्त्री, एक कलाकार, एक इंजीनियर, एक स्वास्थ्य विज्ञान विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री होना चाहिए किसी भी विद्यालय के निर्माण के लिए। एक अच्छे विद्यालय भवन की विशेषताएं, चलिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। साधारण तथा सुंदर ढंग से बना हुआ शिक्षालय के भवन छात्रों के स्वास्थ्य, काम करने की शक्ति और चरित्र पर अपूर्व प्रभाव डालता है। भद्दा अथवा ठीक प्रकार से ना बना हुआ भवन छात्रों के मन पर बुरा प्रभाव डालता है। एक अच्छे भवन की आवश्यकता निम्नलिखित भागों में बांटी जा सकती है। पहला, विद्यालय के लिए पर्याप्त स्थान का होना। दूसरा, स्थान का स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में होना। तीसरा, वैज्ञानिक ढंग से बनावट। चौथा, सामर्थ्य तथा उपयोगिता। पांचवा, कम लागत तथा लचीलापन। छठा, विद्यालय क्षेत्र की सुरक्षा। सातवां, विद्यालय भवन को दुर्घटनाओं से बचाना। आठवां, विद्यालय भवन की सजावट। तो ये आप लोगों को जो है इसमें करना है विद्यालय भवन का रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए अब कर लेते हैं अभिलेख और अभिलेखों की आवश्यकता, अभिलेखों के प्रकार, अभिलेखों के रखरखाव और सावधानियां। तो अभिलेखों से अभिप्राय है किसी योजना का लिपिबद्ध रिकॉर्ड अर्थात किसी काम के लेन देन संबंधी रिकॉर्ड को अभिलेख कहते हैं। यह अभिलेख यदि स्कूल से संबंधित है तो इसे स्कूल अभिलेख कहा जाता है। तो अभिलेख क्या है कि जितने भी लेन देन संबंधी रिकॉर्ड होगा उन सभी को जो है अभिलेख में दर्ज किया जाता है। स्कूल से संबंधित होने का अभिप्राय है स्कूल में विभिन्न पक्षों जैसे शिक्षक, छात्र, कर्मचारी, छात्र प्रवेश परीक्षा, पुस्तकालय और शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों आदि की प्रगति का नियमित लेखा जोखा रखना है। इससे स्कूल के संबंध में विविध पक्षों की जानकारी मिलती है। इन सब रिकॉर्ड को अभिलेख कहा जाता है। स्कूल की सफलता के लिए शिक्षक, छात्र, अभिभावक और सरकारी संस्थाओं आदि में समन्वय स्थापित करना होता है। इस समन्वय हेतु अनेक लेख जोख एवं रिकॉर्ड रखने होते हैं। इन्हीं रिकॉर्ड से पता चलता है कि स्कूल का इतिहास क्या है और स्कूल की प्रगति कैसी है और विकास की दिशा एवं दशा क्या कर रही है। तो अभिलेख का कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ रहे होंगे कि जो स्कूल में अभिलेख रखा जाता है वहाँ पे सारे रिकॉर्ड रहते हैं और इससे ये बात पता चलता है कि स्कूल का इतिहास क्या है, स्कूल में सही से विकास हो रहा है या नहीं, या अगर विकास हो रहा है तो किस दिशा में है और किस दशा में है। आप देख लेते हैं अभिलेखों के प्रकार। स्कूल में अनेक गतिविधियां संचालित होती रहती है। आप सभी को जानते हैं कि स्कूल में बहुत सारे काम होती हैं, एक्टिविटी होती हैं। इन एक्टिविटियों या गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं भी अलग अलग होती हैं। इन अभिलेखों में भी कई प्रकार के होते हैं। स्कूल में मुख्य रूप से रखे जाने वाले अभिलेखों को निम्नलिखित रूप में बांटा गया है। तो कौन कौन सा देखिए, पहला है छात्र अभिलेख, दूसरा है प्रशासनिक अभिलेख, तीसरा है शैक्षिक अभिलेख, चौथा है वित्त संबंधी अभिलेख, पांचवा है सामान्य अभिलेख। तो चलिए देख लेते हैं पहला नंबर छात्र अभिलेख। इन अभिलेखों में छात्रों की संख्या, नाम, आयु, पता, विषयवार एवं कक्षा अनुसार संख्या आदि विविध सूचनाओं का संकलन किया जा सकता है। तो आप किसी स्कूल में जाइए, वहाँ देखिए अभिलेख जो है वो सब कैसा दिखेगा। वहाँ पे स्टूडेंट का नाम वगैरह एक अलग से रहेगा, रजिस्टर, ये सब आपका रहेगा। दूसरा प्रशासनिक अभिलेख, यह भी अभिलेख है जिनमें स्कूल का इतिहास, स्कूल के उद्देश्य, आदेश, विकास और सेवा की स्थिति परिस्थिति और राजकीय विभागों से पत्र व्यवहार आदि का संकलन किया जाता है। यानी एक अलग से प्रशासनिक अभिलेख बनाया जाता है जिसमें प्रशासनिक से रिलेटेड जो जिम्मेदारी होती है उसको पूरा किया जाती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं शैक्षिक अभिलेख। इन अभिलेखों में मुख्य रूप से शैक्षिक उपस्थिति जैसे रजिस्टर, छात्र उपस्थिति, छात्र प्रवेश छोड़ने का रजिस्टर, छात्रों की मासिक प्रगति, दंड का रजिस्टर, स्थानांतरण रजिस्टर, आंतरिक परीक्षा, अंक रजिस्टर, परीक्षा फल रजिस्टर और शिक्षण कार्य का मासिक रिकॉर्ड आदि शामिल है। चौथा है
वित्त संबंधी अभिलेख में फीस रजिस्टर, आकस्मिक राशि, कैश बुक, वेतन, बिल रजिस्टर, दान अनुदान रजिस्टर और छात्रवृत्ति रजिस्टर आदि सम्मिलित रहते हैं। तो कुछ रजिस्टर ऐसे भी होते हैं अभिलेख जो वित्त संबंधित होते हैं, और एक होता है सामान्य अभिलेख। इन अभिलेखों में स्कूल कैलेंडर, निरीक्षण पुस्तिका, लॉग बुक, विजिटर बुक ये सब आते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए विद्यालय अभिलेखों की आवश्यकता क्यों है, इनका क्या महत्व है। तो पहला महत्व है, जो विद्यालय में अभिलेख होते हैं उसका पहला महत्व है राज्य की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना। प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति की समय समय पर रिपोर्ट भेजने के लिए पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है। शिक्षा विभाग से प्राप्त आदेशों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। इन आदेशों की सूचनाएं भेजनी पड़ती है। इन सब के लिए अभिलेख रखना अत्यंत आवश्यक है। यानी राज्य के अंतर्गत जो स्कूल होती है उनमें कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभिलेख का बहुत महत्व है, क्योंकि उसमें स्कूल का सारा रिकॉर्ड, स्टूडेंट से लेकर जितने भी ऑफिशियल लेटर, सब कुछ वहाँ पे आपका रिकॉर्ड रहता है। दूसरा इसका जो है महत्व है वो है निर्देशक कार्यक्रम का मूल्यांकन, टू एवेल्यूट द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। स्कूल में समय समय पर किए गए कार्यक्रम का मूल्यांकन करने तथा स्कूल में दिए गए प्रशिक्षण एवं विद्यार्थी द्वारा की गई उन्नति का मूल्यांकन करने के लिए अभिलेख आवश्यक होते हैं। इन अभिलेखों के द्वारा ही निर्देशन प्रोग्राम में आगे सुधार संभव है। अगला है आर्थिक आवश्यकताओं के बजट के बारे में व्याख्या तैयार करना। तो ये भी एक जो है कि भविष्य के कार्यक्रम और विशेषकर आर्थिक आवश्यकताओं के बारे में बजट बनाना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता के व्यवस्थित वितरण के लिए रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। विद्यार्थियों के माता पिता को रिपोर्ट देना। उन्नति रिपोर्ट तथा समय समय के परिणाम विद्यार्थियों के माता पिता को भेजे जा सकते हैं और उनके बारे में ठीक अभिलेख स्थापित किए जा सकते हैं। अगला है शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों की रिपोर्ट और मूल्यांकन। विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन, उपस्थिति, स्कूल परिवर्तन करने पर विद्यार्थी के बारे में पूरी सूचना दूसरे स्कूल तक पहुंचाना आदि की रिपोर्ट और मूल्यांकन शिक्षक के पास रहता है। तो ये है अभिलेख का उद्देश्य और महत्व है। अब अभिलेख का रख रखाव और सावधानियां भी लिखने के लिए आ सकता है क्वेश्चन में। तो चलिए इसको भी आप लोग कंप्लीट क्लास देते हैं। अभिलेखों का रख रखाव और सावधानियाँ। अभिलेखों का रख रखाव करना एक कला ही नहीं, विज्ञान भी है। यह सब कार्य वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित रूप में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभिलेख है जहाँ तहाँ रख दिए, इस तरह नहीं। अभिलेख का भी एक काम जो है वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। तो देखिए, प्रत्येक अभिलेख फाइलों का नंबर सुनिश्चित करना चाहिए। पहला ध्यान रखना चाहिए हमें आवश्यक रख रखाव के लिए कि प्रत्येक अभिलेख का फाइलों का जितना नंबर है उसका लिखा होना चाहिए। दूसरा, सभी फाइलों को सुरक्षित अलमारी में रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ रख दिए। प्रत्येक रजिस्टर पर क्रमांक पृष्ठ मुख्य पृष्ठ पर सुस्पष्ट भाषा में लिखनी चाहिए, शब्द में। प्रत्येक अभिलेख रजिस्टरों में पृष्ठ संख्या डाली होनी चाहिए। अभिलेखों से संबंधित पृष्ठों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसे पढ़ना या जलाना नहीं चाहिए। तो ये हुआ। आप चलिए विद्यालय में प्रधानाध्यापक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्लास करते हैं। टॉपिक नंबर 5, विद्यालय में प्रधानाध्यापक यानी स्कूल हेडमास्टर, और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। तो चलिए इसका अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो चैनल पर नए हैं, चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसी तरह से आप लोग को तैयारी भी करवाते रहेंगे, और साथ ही आने वाले समय में सीटेट और जेटेट की तैयारी भी इसी चैनल के माध्यम से होगा। ठीक है, तो चलिए, जिस प्रकार किसी देश को चलाने के लिए नेता की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार विद्यालय को चलाने के लिए प्रधान अध्यापक की आवश्यकता होती है। प्रधान अध्यापक भी विद्यालय का एक नेता होता है। उसे छात्र छात्र, शिक्षक छात्र, शिक्षक शिक्षक, शिक्षक निरीक्षक, शिक्षक अभिभावक आदि के संबंधों को संतुलित एवं निरीक्षण करना पड़ता है। यानी जिस तरह से देश को चलाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसके बाद कई मंत्री, इस नेता की ज़रूरत होती है, उसी तरह से एक विद्यालय को चलाने के लिए प्रधान अध्यापक की उतनी आवश्यकता होती है। और प्रधान अध्यापक का काम क्या है? एक नेता के रूप में जो होता है, जो छात्र और छात्रों के बीच, शिक्षक छात्र के बीच, शिक्षक शिक्षक के बीच, शिक्षक निरीक्षक के बीच, या फिर शिक्षक अभिभावक के बीच आदि के संबंधों को समन्वय, सामंजस्य और संतुलित करना पड़ता है, और साथ ही उनका निरीक्षण करने भी पड़ता है। विद्यालय का संपूर्ण कार्य सरलता एवं सुगमता से चलता रहे, इसके लिए उसे उन आदेशों एवं शैक्षिक स्तरों को भी प्रस्तुत करना होता है
जिसको पूर्ण करने के लिए संपूर्ण विद्यालय सक्रिय रहता है। यानी विद्यालय का संपूर्ण कार्य को सरलता बनाना है, उसको आसानी बनाना है, तो वो सारे चीज़ों को जो है देखरेख करता है। प्रधान अध्यापक विद्यालय का केंद्र बिंदु होता है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो प्रधान अध्यापक विद्यालय का केंद्र बिंदु होता है। विद्यालय की सारी क्रियाएं उसके चारों ओर घूमती है। किसी भी विद्यालय की उन्नति और अवनति प्रधान आचार्य के ऊपर ही डिपेंड है। अगर प्रधान आचार्य यानी प्रधान अध्यापक जो है सबसे मतलब बेहतर करने की कोशिश करेगा, तो उस स्कूल का, उस कॉलेजेस का, उस चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, कोई भी स्कूल हो, वो अपने आप डेवलप करेगा। लेकिन अगर प्रधान अध्यापक सही तरीके से कंट्रोल ना करे, सही तरीके से निरीक्षण ना करे, सही तरीके से काम ना करे, तो विद्यालय कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। प्रधान अध्यापक विद्यालय का नेता ही नहीं है, वरन समाज का भी नेता होता है और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुचित ढंग से विद्यालय तथा समाज में अधिक से अधिक सहयोग स्थापित करने का प्रयास करता है और विद्यालय में समाज का आदर्श रूप प्रतिबिंबित करके समाज को भी प्रगति के पथ पर अग्रसर करता है। तो वो सिर्फ विद्यालय का ही नेता नहीं होते हैं, बल्कि समाज का भी नेता होते हैं और वो विद्यालय और समाज के बीच एक सामंजस्य स्थापित करते हैं। अब एक क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रधान अध्यापक के क्या क्या गुण हैं, ठीक है, उसके गुणों को लिखिए। तो चलिए, क्वालिटीज़ ऑफ हेडमास्टर। तो प्रधान अध्यापक के क्या क्या गुण है, चलिए इसका क्लास कंप्लीट करते हैं। पहला नंबर 1, विद्यालय की प्रगति के लिए उचित एवं स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। ये पहला गुण होना चाहिए कि विद्यालय की अगर प्रगति करना है और उसके लिए उचित एवं स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता हो। दूसरा, विद्यालय में चारित्रिक भावना को संचारित करने की क्षमता। तीसरा, विषय से संबंधित मौलिकता तथा कठिन कार्य करने की हेतु पहलकदमी। यानी स्कूल में कोई ऐसा काम है जो काम करने के लिए जितने भी टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उन सभी को प्रेरित करना, उन सभी का काम करने को लेकर आसानी प्रदान करने के लिए अपना दिशा निर्देश देना। इस तरह से विषय से संबंधित जो है मौलिकता तथा कठिन कार्य को करने के लिए भी पहलकदमी होनी चाहिए। और विषय से संबंधित मौलिकता मतलब कि अगर कोई प्रधान अध्यापक है तो वो जिस विषय जो भी पढ़ाते हो उस विषय के बारे साथ साथ किसी और विषय के बारे में थोड़ा बहुत मौलिक यानी बेसिक जानकारी होना चाहिए। निर्धारित कार्यक्रमों में निष्ठा तथा उनकी सफलता के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने की क्षमता। कर्तव्य परायणता यानी कर्तव्य होना चाहिए। आत्मनियंत्रण यानी खुद पर नियंत्रण होना चाहिए। आत्मसंयम, आत्मविश्वासी, आत्म आलोचक यानी खुद पर विश्वास होना चाहिए और खुद पर ही आलोचना होना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, इस तरह का थॉट होना चाहिए। ये सारा गुण। दृढ़ इच्छा वाला यानी कोई भी काम विद्यालय की प्रगति लेके करना है तो करना है, इस तरह का दृढ़ इच्छा रखने वाला। वक्ता तथा संगठनकर्ता के गुण, जो सही समय पर सही काम को सफल बना दे, ठीक है, ये है प्रधान अध्यापक का गुण। विभिन्न वर्गों, व्यक्तियों तथा समूहों में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता। विद्यालय के उस समाज के निकट लाने की क्षमता, क्योंकि एक स्कूल में एक हेडमास्टर का एक समाज के साथ गहरा जुड़ाव होते हैं और अगर किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में प्रधान अध्यापक समाज के साथ बेहतर तरीके से संबंध स्थापित कर लेते हैं, सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, तो वो विद्यालय और समाज दोनों आगे बढ़ेगा, दोनों विकास होगा। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा सिद्धांत, शैक्षिक विधियों का ज्ञाता होगा यहाँ पे, ठीक है, ज्ञाता लिख दिया है, ज्ञाता होगा मतलब शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा सिद्धांत और शैक्षिक जितनी विधियाँ हैं उन सभी विधियों के बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानकारी होना चाहिए। निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने संबंधी बातों का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। किसी प्रकरण को सुलझाने अथवा प्रस्तावों एवं कार्यक्रमों को संचालित करने में बगैर किसी भय के निर्णय ले सकने में दक्ष हो। आशावादी तथा दूसरों को प्रेरित कर सकने की क्षमता हो। अनुशासन एवं कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव क्षमता एवं नेतृत्व शक्ति हो। यह हुआ प्रधान अध्यापक के गुण। एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है कि प्रधान अध्यापक के कार्य क्या है, उनके उत्तरदायित्व क्या क्या है, लिखिए। तो चलिए, प्रधान अध्यापक के क्या क्या कार्य है और उत्तरदायित्व उसको समझ लेते हैं। प्रशासकीय कार्य, पहला काम है प्रशासकीय कार्य। प्रधान अध्यापक के प्रशासकीय कार्य के अंतर्गत उसके प्रशासन, कार्यालय तथा प्रबंध संबंधी कार्य आते हैं। मतलब वो सारा काम जो प्रशासन के अंतर्गत आता है स्कूल में। जैसे देखिए यहाँ पे पाठ्यक्रम संबंधी कार्य का संचालन करना, यानी पाठ्यक्रम बनाना, कैसे बनाना होगा, कितना किन किन पाठ्यक्रम को चुनाव करना होगा, ये सारा चीज़ देखते हैं। दूसरा नंबर में है अध्यापन कार्य। प्रधान अध्यापक सर्वप्रथम अध्यापक है, अतः उसका मुख्य कार्य है शिक्षा प्रदान करना।
प्रायः प्रधानाध्यापक प्रशासकीय कार्यों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो अध्यापन कार्य बिल्कुल छोड़ देते हैं। बहुत सारे स्कूल में देखिएगा कि हेडमास्टर इतना सारा काम में बिजी हो जाते हैं कि वो टाइम नहीं निकाल पाते हैं पढ़ाने को लेकर। लेकिन प्रधान अध्यापक भी अपने आप में क्या है, एक तरह के एक शिक्षक ही है, तो उसको भी जो है शिक्षा प्रदान करना भी काम आना चाहिए। अगला है नियोजन कार्य। नियोजन कार्य में क्या है, प्रशासक का एक और महत्वपूर्ण कार्य है योजना बनाना। नियोजन के बिना विद्यालय में अव्यवस्था का फैलना स्वाभाविक है। नहीं, कोई भी विद्यालय में काम होगा तो उसके लिए जैसे टाइम टेबल बनाना, पाठ्यक्रम बनाना, या फिर एग्ज़ाम कैसे लेना है, क्या कुछ सब कुछ मूल्यांकन कैसे करना है, इसके लिए एक सही जो है योजना बनाना, ये भी एक काम है। अगला है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य के अंतर्गत आ जाता है जैसे खेलकूद, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास, इन सभी का जो है निरीक्षण करना चाहिए प्रधान अध्यापक को। ठीक है, थोड़ा सा क्लास को आगे लेके चलते हैं, आप लोगों को बस पॉइंट पर पॉइंट समझा देते हैं। ठीक है, अगला है अनुशासनात्मक कार्य। विद्यालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि विद्यालय में शिक्षक, विद्यार्थी और कर्मचारी सभी अनुशासनपूर्ण हो। यानी जब तक किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्कूल ही क्यों ना या कोई और फील्ड हो, अगर अनुशासन नहीं होगा तो वो कभी भी सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। तो अगर सक्सेस होना है तो अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। चाहे यहाँ पे शिक्षक, विद्यार्थी और अन्य कर्मचारी हो, सबको अनुशासन में रहना होगा। अगला उत्तरदायित्व है सामाजिक उत्तरदायित्व। प्रधान अध्यापक को विद्यालय के भिन्न भिन्न कार्यक्रमों द्वारा सामाजिक संस्कृति का संरक्षण तथा उसे आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना चाहिए। हम सभी संस्कृति पर निर्भर है, हमारे जीवन मूल्य, हमारी भाषा, हमारा साहित्य, हमारे नैतिक आदर्श आदि। तो इसके लिए जो है सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ाने का भी एक काम है आपका प्रधान अध्यापक का। अगला है संपर्क संबंधी कार्य। विभिन्न लोगों के साथ संपर्क बनाए रखना भी प्रधान अध्यापक का कर्तव्य है। सबसे पहले उसे शिक्षकों से संपर्क रखना चाहिए क्योंकि उसे अध्यापकों से कार्य लेना होता है। इसके बाद उसे विद्यार्थियों के साथ भी संपर्क बनाए रखना चाहिए। शैक्षिक प्रशासन की सफलता के लिए आवश्यक है कि जो विद्यार्थी उससे परिचित हो और विद्यार्थी उससे, तो इस तरह से जो है संपर्क संबंधी कार्य होना चाहिए। चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो या फिर समाज के लोग हो, सभी के साथ जो है एक संपर्क संबंधी कार्य होना चाहिए। उसके बाद है अन्य कार्य। इन सब के अतिरिक्त प्रधान अध्यापक कई अन्य उत्तरदायी भी होते हैं जैसे विद्यालय फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, पुस्तकों का विक्रय क्रय करना, बहुत विद्यालय भवन, खेल के मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, इन सभी का जो है ध्यान रखना होगा। ठीक, अगला जो टॉपिक हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आदर्श शिक्षक। तो इससे पहले आप लोगों को आदर्श शिक्षक का गुण और इसका कार्य के बारे में आप लोग बता दिए थे, शिक्षा का क्या महत्व है फाउंडेशन पेपर 1 में। ठीक है, साथ ही इस पेपर में भी आप लोग तैयारी कर लीजिएगा आदर्श शिक्षक का परिभाषा, गुण एवं कार्य। जिस प्रकार एक प्रधान अध्यापक एक नेता के साथ साथ एक शिक्षक भी है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक होने के साथ साथ नेता भी है। यानी इसमें हमको जो अगर क्वेश्चन आए शिक्षक के बारे में लिखने के लिए तो आपको क्या क्या लिखना है, उसका परिभाषा, गुण, कार्य और उत्तरदायित्व। तो चलिए सबसे पहले शिक्षक के बारे में। यहाँ पे विद्यालय नेतृत्व में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। इस आधार पर यह कथन भी सत्य है कि किसी समाज या विद्यालय का विकास अच्छे शिक्षकों पर निर्भर करता है। अच्छा शिक्षक ही संस्कृति का आधार है, किसी देश और उसके बच्चों का भविष्य निर्माता है, उसे ईश्वर से उच्च माना गया है। एक शिक्षक को यह सम्मान उसके अपने ज्ञान, संस्कार और आदर्शों के कारण प्राप्त हुआ है। शिक्षक के ये गुण विद्यालय, समाज और देश को उच्च स्तर और सही दिशा प्रदान करते हैं। हो सकता है कि ये सभी योग्यताएं किसी भी व्यक्ति में ना हो, लेकिन एक आदर्श शिक्षक के चयन के लिए इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी एक शिक्षक को उसके सम्मान, अपने ज्ञान, संस्कार और आदर्शों के कारण ही प्राप्त होते हैं और इस सारा चीज़ उसको ध्यान रखना होगा एक टीचर बनने के लिए, आदर्श शिक्षक। लेकिन एक आदर्श शिक्षक के चयन हेतु इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उसके पास ज्ञान हो, अच्छी भाषा, शिक्षण शैली, शिक्षण विधि, प्रविधि, शब्द भंडार, शब्द उच्चारण और प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। अध्यापक के विचार, रहने के ढंग, बातचीत के ढंग, व्यवहार के ढंग, वेशभूषा आदि से श्रेष्ठता पाने पर ही शिक्षक को
श्रेष्ठ शिक्षक या आदर्श शिक्षक कहा जाता है। यानी एक शिक्षक को अच्छी भाषा के साथ साथ शिक्षण शैली, शिक्षण विधि के साथ साथ शब्द भंडार, शब्द का उच्चारण, प्रभावशाली प्रस्तुत कैसे कर सकते हैं, ये सारा जो है होना चाहिए गुण। आप देख लेते हैं एक एक करके डिटेल्स में गुण। तो आदर्श शिक्षक के क्या क्या गुण है, पहला नंबर 1 पॉइंट। और आप लोगों को करना क्या है, इसमें पहला जो पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं उत्तम स्वास्थ्य, बस इसको ध्यान में रखना है। दूसरा जैसे देखिए चरित्रवान एवं संवेगात्मक संतुलन, तो बस ये सब पॉइंट, बाकी चीज़ आपको समझना है, उसको एग्जाम में लिख डालना है, लिख देना है, ठीक है। तो क्वालिटीज़ क्या क्या है गुड टीचर का, प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं उत्तम स्वास्थ्य। आदर्श शिक्षक में प्रभावशाली व्यक्तित्व का होना आवश्यक है। प्रभावशाली व्यक्तित्व में उत्तम स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण स्थान है। यानी इसको देखिए, हम शॉर्ट में इसको आप लोगों को क्लास करते हैं। अब एक आदर्श शिक्षक को प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए, यानी ऐसा व्यक्तित्व जिसमें विचार, उसका हृदय कोमल, लगन, निष्ठा हो, और जो वो पहनावा पहने वो ऐसा पहनावा पहने जो आदर्श हो। तो इस तरह एक शिक्षक को प्रभावशाली व्यक्तित्व में उत्तम स्वास्थ्य का भी होना चाहिए, यानी वो स्वस्थ भी होना चाहिए, हेल्दी। अगला गुण है एक आदर्श शिक्षक का, चरित्रवान एवं संवेगात्मक संतुलन। चरित्रवान मतलब एक शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए, अर्थात शिक्षक को ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे उनको सम्मान मिले। उसे ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो उसे कलंकित कर दे। शिक्षक के चरित्र पर कलंक लगाने से विद्यालय और स्वयं शिक्षक दोनों की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी एक शिक्षक को अपने गुण में सबसे महत्वपूर्ण है चरित्रवान होना। उसके बाद अगला देख लेते हैं 3 नंबर, दृढ़ संकल्प, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक गुण। शिक्षक के विचारों में दृढ़ता होनी चाहिए, उसमें छात्र, अभिभावकों आदि का नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता और सामाजिक गुण जैसे सहयोग, सहानुभूति आदि से भी युक्त होना चाहिए। एक शिक्षक को हमेशा निष्पक्ष, सहानुभूति और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। चाहे वो विद्यालय में, स्कूल में, कक्षा में कोई भी बच्चा हो, एक पक्ष नहीं रखना है, निष्पक्ष तरीके से सबके साथ बिहेव करना चाहिए। सहानुभूति सबके लिए होनी चाहिए और सभी स्टूडेंट के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, यानी मित्रता। इसके अलावा 5वां नंबर पॉइंट देखिए, कुशल वक्ता यानी लेक्चरर, जिज्ञासु और समय का पालन करता, जो सही समय पर काम करे, ऐसा आदर्श शिक्षक का गुण होना चाहिए। और साथ ही एक लेक्चरर भी होना चाहिए जो कुशल हो और जिज्ञासु भी हो। अगला है मूल्यांकन में विश्वास एवं अनुसंधान में रुचि। शिक्षक जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करते हैं उनकी पूर्ति किस सीमा तक हो रही है, इसकी जांच के लिए अध्यापक को मूल्यांकन करने में विश्वास होना चाहिए। 7वां नंबर पॉइंट, व्यावसायिक गुण। शिक्षक को व्यावसायिक गुणों में पारंगत होना चाहिए। उसे अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को उत्तम बनाने का प्रयास करना चाहिए और बालक की रुचि, योग्यता स्तर, शारीरिक और मानसिक अभिवृद्धि को ध्यान में रखना चाहिए। अतः शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए, अपने विषय पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए और साथ ही व्यावसायिक निष्ठा का भी गुण होना चाहिए, यानी व्यावसायिक तौर पर भी उसे गुण होना चाहिए। तो आप चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर का, निर्देशन, और उसके बाद है चैप्टर टॉपिक नंबर 8, वो होगा परामर्श। तो निर्देशन और परामर्श झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका भी कंप्लीट आंसर करते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करवा रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए और अभी भी लाइक हमें कम दिखाई दे रहा है और आप लोग लाइक कीजिए। और ये रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही हम भी कमेंट करते रहेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोगों को क्लास देने जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा हम बात नहीं करेंगे। तो रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास चल रहा है तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, टाइम आप लोग का वेस्ट नहीं करना है। 2 घंटे के वीडियो में आपको पूरा नॉलेज हो जाना चाहिए और इसी को ध्यान में रखकर आपका तैयारी करना होगा। अगला हमारा टॉपिक है निर्देशन। इसका अर्थ, परिभाषा, प्रकार और महत्व। तो सबसे पहले जानेंगे कि निर्देशन क्या है। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है, यानी पर्सनल कार्य है। निर्देशन किसी को निर्देश देना, जो किसी अन्य व्यक्ति को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए दिया जाता है। निर्देशक उन समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है, वरन ऐसी विधियां बतलाता है जिसका प्रयोग करके व्यक्ति उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। जिस व्यक्ति को निर्देशन दिया जाता है वह उसे स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। यानी निर्देशन क्या है कि निर्देशन जो है एक व्यक्तिगत कार्य है जो कोई एक अन्य व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है
और इसको जो है कोई व्यक्ति निर्देशन जब दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती स्वीकार करना ही होगा, वो उसको स्वीकार भी कर सकता है, साथ ही अस्वीकार भी करने के लिए स्वतंत्र है। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने निर्देशन के अर्थ में अधिक विशिष्टता लाते हुए कहा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति को किसी जानकार एवं विशेषज्ञ द्वारा इस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है और वह अपनी सभी तरह की क्षमताओं एवं योग्यताओं, चाहे वह जन्मजात हो या अर्जित हो, को समझकर अपनी ज़िंदगी की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में सफलतापूर्वक उपयोग कर सके। तो शिक्षा में निर्देशन का अर्थ छात्रों को स्वयं को समझने और स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे वे अपने अंदर प्राप्त किए जा सकने वाले उद्देश्यों का निर्धारण करने की योग्यता का विकास कर सके। आप देखिए निर्देशन की कुछ परिभाषा दी गई है। जॉन्स के अनुसार निर्देशन एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जीवन के लक्ष्यों को विकसित करने में, समायोजन करने में और अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति की राह में आने वाली समस्या का समाधान करने में दी जाती है। तो जॉन्स ने क्या कहा है कि निर्देशन एक तरह की व्यक्तिगत सहायता है जो एक अन्य व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देती है, जो अपने लक्ष्य को, अपने जीवन की कठिनाइयों को, समस्या के समाधान के लिए दी जाती है। इसके अलावा कोठारी आयोग के अनुसार क्या है, निर्देशन किसी विद्यार्थी की शैक्षिक संस्थाओं, घरों में समायोजन के योग्य बनाना और उनके व्यक्तित्व के सभी पक्षों में सहायता करना है। स्किनर ने क्या कहा है, निर्देशन युवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सिखाने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। आप देख लेते हैं निर्देशन के प्रकार। तो निर्देशन के प्रकार है दो तरह का, एक है व्यक्तिगत निर्देशन और दूसरा है शैक्षिक निर्देशन। तो चलिए, और निर्देशन के प्रकार का 3 प्रकार है। एक आपका हो गया व्यक्तिगत निर्देशन, दूसरा होगा शैक्षिक निर्देशन और तीसरा होगा व्यावसायिक निर्देशन। तो चलिए तीनों को जान लेते हैं कि निर्देशन क्या क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान के निर्देशन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत निर्देशन यानी पर्सनल गाइडेंस। व्यक्तिगत निर्देशन का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में सहायक होती है। व्यक्तिगत निर्देशन के क्षेत्र में हमें स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, संवेगात्मक समायोजन, सामाजिक समायोजन तथा अवकाश और मनोरंजन की समस्याओं को स्थान प्रदान करना चाहिए। सामाजिक समायोजन के अंतर्गत व्यक्तियों की आर्थिक समस्याओं को स्थान दिया जाता है, यानी इसमें व्यक्तिगत निर्देशन हो गया किसी खास चीज़ों को लेकर। ठीक है, व्यक्तिगत निर्देशन के 4 प्रमुख पक्ष है, सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक तथा मानसिक। इन सभी क्षेत्रों में उत्पन्न समस्या है स्वास्थ्य, संवेग, धार्मिक, सामाजिक, सामंजस्य आदि। इस प्रकार के निर्देशन के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन को आनंदमय बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। अगला देख लेते हैं शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन क्या है? शैक्षिक निर्देशन वह है जहां स्कूल के कार्यों में निर्देश, परीक्षण एवं परामर्श के माध्यम से राय देने तथा सहायता पहुंचाने पर बल डाला जाता है। यानी शैक्षिक निर्देशन क्या है? व्यक्तिगत निर्देशन किसी एक व्यक्ति के खास समस्याओं को लेकर, लेकिन शैक्षिक निर्देशन शिक्षा के क्षेत्र में। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। शैक्षिक निर्देशन एक सर्वमान्य प्रक्रिया है, सभी विद्वानों ने इसे एक मत से स्वीकार किया है। यह व्यक्ति की अपनी शिक्षा के लिए उपयुक्त परिवेश चुनने में सहायता करता है। अगला है व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन को बताने से पहले आप लोग बता दें, व्यावसायिक निर्देशन मतलब जो व्यावसायिक करने के लिए जो निर्देश दिया जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे व्यावसायिक निर्देशन भी निर्देशन का एक महत्वपूर्ण तथा सर्वमान्य प्रकार है। वह निर्देशन व्यक्ति को व्यवसाय के चुनाव, उसके लिए तैयार होने, उसमें लगने और उसमें उन्नति करने में सहायता प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। व्यावसायिक शिक्षा किसी विशिष्ट व्यवसाय में कार्य करने की शिक्षा रखने वाले व्यक्तियों को दीक्षा देने का कार्य करती है तथा व्यावसायिक निर्देशन किसी व्यवसाय के चुनाव और उसके बाद होने वाली दीक्षा से जुड़ी सूचनाएं और सहायता प्रदान करती है। चलिए आप देख लेते हैं निर्देशन का महत्व और आवश्यकता। क्यों ये निर्देशन जरूरी है शिक्षा के क्षेत्र में खास करके? तो देखिए, शैक्षिक निर्देशन छात्रों द्वारा नए विद्यालय में प्रवेश करते समय आने वाली कठिनाइयों को दूर करने और छात्रों को शिक्षा के लिए उपयुक्त वातावरण चुनने में सहायता करता है। ये पहला निर्देशन का महत्व हुआ और आवश्यकता हुआ। दूसरा, शैक्षिक निर्देशन शैक्षिक उपलब्धियों को प्राप्त करने और शैक्षिक कार्यक्रम को विचारपूर्ण ढंग से नियोजित करने में सहायता देता है। हो गया। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं, शैक्षिक निर्देशन का संबंध उन सभी समस्याओं से है
जिनका अनुभव बालक शैक्षिक परिवेश में अपने समायोजन में करता है। शैक्षिक निर्देशन का संबंध विद्यालय और विद्यालय से संबंधित क्रियाओं से होता है। उसके बाद यह विद्यार्थियों को उनके विषयों का चयन करने में सहायक है। बालकों को शिक्षा तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए उचित शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोग कमेंट देख रहे थे, आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट करना अच्छा लगता है, ठीक है। बाद में हम भी कमेंट करते रहेंगे आप लोगों के लिए। और अगर आपको सपोर्ट और प्यार इसी तरह से बनाए रखना है तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब के बटन के सामने आप लोग को एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। यह बालक के व्यक्तिगत विकास के लिए विद्यालय में जो शैक्षणिक साधन उपलब्ध है उनका उचित प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक बालक या व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होता है। उसकी आवश्यकता, उसका मानसिक एवं सामाजिक परिवेश भी भिन्न होता है। अतः शिक्षा में निर्देशन का महत्व है। अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है परामर्श। तो परामर्श का अर्थ, परिभाषा और प्रकार, इसको भी जान लेते हैं। परामर्श मतलब हो गया सलाह देना, ठीक है। बस इतना ही आप लोगों को। अब चलिए आगे करते क्लास। परामर्श का अर्थ, परामर्श शब्द अंग्रेजी के काउंसलिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। परामर्श को इंग्लिश में बोला जाता है काउंसलिंग, और काउंसलिंग लैटिन के कॉन्सिलम से बना है, कॉन्सिलियम, जिसका शाब्दिक अर्थ सलाह देना या परामर्श लेना। अतः परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्श प्रार्थी अपने से अधिक अनुभवी, योग्य और प्रशिक्षित व्यक्ति के पास जाकर पूछताछ, विचार विमर्श, तर्क वितर्क और विचारों का विनिमय करता है। इस प्रकार के उपरांत प्रार्थी समय से समाधान योग्य होता है, उसका अधिकतम विकास होता है। यानी परामर्श क्या है? जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाता है जो कि उससे अधिक अनुभवी हो, योग्य हो और प्रशिक्षित हो, तो वो अपना उसको परामर्श देते हैं। तो इस तरह से जो परामर्श देते हैं उसको परामर्शक कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। परामर्श की कुछ परिभाषाएं दी गई है, जैसे रॉबिन्सन के अनुसार आप दो यहाँ पे आप लोगों को दे रहे हैं, रूथ स्ट्रॉन्ग, इसको भी देख लीजिएगा। परामर्श की परिभाषा है, पहला नंबर 1 रॉबिन्सन। परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने की सहायता दी जाती है। रूथ स्ट्रॉन्ग का क्या कहना है? परामर्श प्रक्रिया एक सम्मिलित प्रयास है, यानी सब कोई शामिल होकर प्रयास करता है। इसमें छात्रों का उत्तरदायित्व आत्मबोध करने, आगे बढ़ने की दिशा निश्चित करने और समस्या उत्पन्न होते हैं उनके समाधान हेतु आत्मविश्वास पैदा करने का प्रयास करना। परामर्श की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे परामर्श एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सामूहिक नहीं। परामर्श विज्ञान एवं कला दोनों है। परामर्श विज्ञान एवं कला दोनों है, इसमें दोनों के तत्वों का सुंदर समावेश मिलता है। परामर्श यानी विज्ञान जो है उसमें कला और विज्ञान दोनों शामिल है। परामर्श प्रक्रिया में केवल दो व्यक्तियों का संपर्क होता है। यदि दो व्यक्तियों से अधिक के बीच विचार विमर्श होता है तो वह परामर्श नहीं हो सकता। यानी जब भी परामर्श होगा दो व्यक्ति के बीच होगा, अगर ज़्यादा हो गया तो वो परामर्श हो ही नहीं सकता। परामर्श निर्देशन की ही एक विधि है, अतः यह एक निर्देशीय प्रक्रिया है। यानी आप लोग जो निर्देशन मतलब किसी को निर्देश देना, डायरेक्शन करना, और परामर्श क्या है? परामर्श जो है निर्देशन के अंतर्गत आता है। इसमें आप लोग किसी से परामर्श ली जाती है, राय ली जाती है, सलाह ली जाती है। परामर्श में परामर्शदाता यानी जो परामर्श देने वाले होते हैं अपनी निर्णय या विचार परामर्श प्रार्थी पर लादता नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि वो परामर्श कर दिया तो उसको करना ही होगा, वो उसको पूरी तरीके से जवाब उसको दबाव नहीं देता है, वो उसको स्वीकार भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। परामर्श प्रक्रिया परामर्श प्रार्थी केंद्रित होती है, जिसमें पारस्परिक विचार विमर्श, वार्तालाप, तर्क वितर्क द्वारा प्रार्थी को इस योग्य बनाया जाता है कि वह अपने स्वयं के लिए निर्णय लेने में समर्थ हो सके। परामर्श प्रक्रिया व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। आप देख लेते हैं परामर्श के प्रकार। तो परामर्श के कुछ प्रकार भी है, और जिस तरह से निर्देशन का 3 प्रकार है तो परामर्श के भी 3 प्रकार बताया गया है, जिसमें पहला है निर्देशात्मक परामर्श। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शक ही संपूर्ण प्रक्रिया का निर्णायक होता है। प्रत्याशी परामर्शदाता के आदेशों के अनुकूल अपने को ढालता है।
इसे कभी कभी आदेशात्मक परामर्शक भी कहते हैं। इस क्रिया के मूल में परामर्शक ही रहता है। यानी ये निर्देशात्मक क्या है, कोई किसी को निर्देश दिया और उसके अकॉर्डिंग वो अपना आदेशों का अनुकूल पालन कर रहा है, तो यही आपका हो गया निर्देशात्मक प्रक्रिया परामर्श। विलियमसन 1950 नामक विद्वान इसका जनक माना जाता है। उसके अनुसार निर्देशात्मक परामर्श में तार्किकता एवं प्रभाव दोनों को ध्यान में रखा जाता है। उसने परामर्श को एक प्रभावकारी संबंध माना है और बल दिया है कि इसमें बहस, विश्लेषण, तर्क वितर्क आदि सम्मिलित रहता है, किंतु यह परामर्श किसी प्रकार औपचारिक नहीं होने पाता। अनिर्देशात्मक परामर्श, इस प्रकार के परामर्श में परामर्श प्रार्थी का विशेष महत्व होता है। इसमें वो अपनी समस्या प्रस्तुत करने तथा समस्या के समाधान की प्रक्रिया में बिना किसी शंका या संकोच के परामर्श से राय मांगता है। यानी उसको जो है परामर्श लेना है और बिना कोई शंका करेगा, कोई संकोच नहीं, कोई शंका नहीं, और सीधा सीधा बोल देंगे अपनी प्रॉब्लम क्या है। तो इस तरह की समस्या को अनिर्देशात्मक। इसमें प्रार्थी की आत्मज्ञान, आत्मसिद्धि तथा आत्मनिर्भरता पर विशेष दृष्टि रखी जाती है। इसे समस्या केंद्रित परामर्श भी कहते हैं। यह परामर्श अपेक्षाकृत नया है। परामर्शक ऐसे वातावरण का सृजन करता है जिससे शरणार्थी स्वतंत्र रूप से इच्छानुसार अपना निर्माण कर सके। और लास्ट है यहाँ पे समन्वित परामर्श। इसमें परामर्शक ना अति सक्रिय रहता है और ना अति उदासीन रहता है। उसकी भूमिका अत्यंत मधुर एवं मुलायम होती है। तो ये है समन्वित परामर्श। अब एक और नया इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम की दृष्टिकोण में, वो है समय सारणी यानी टाइम टेबल, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। तो बाकी अगर किसी को नोट्स चाहिए इसका कंप्लीट, तो नोट्स अभी भी नहीं लिए होंगे, तो कम समय में अगर बेहतरीन तैयारी करना है तो हमारे नोट्स ले सकते हैं। ये सारा टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपको करवा रहे हैं मैराथन क्लास में, इसके अलावा भी आपको 4-5 टॉपिक्स और मिल जाएंगे हमारे नोट्स में, तो आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए कुछ नहीं करना है, स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9110 9115 52 पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर देना है। तो चलिए अब समय सारणी टाइम टेबल का क्लास करते हैं। साथ ही आप सभी साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करें। और अगर आप इस वीडियो को पहले से नहीं देख पा रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं। इसको टाइम में आराम से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 9 समय सारणी टाइम टेबल, अर्थ, प्रकार, महत्व, सावधानियाँ। तो सबसे पहले जानेंगे समय सारणी का अर्थ। समय सारणी जो कि स्कूल में टाइम टेबल बनता है उसी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए, प्रशासन की दृष्टि से समय सारणी एक महत्वपूर्ण लेखा है। यदि विद्यालय के कार्य सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक चलाना होगा तो विद्यालय के संपूर्ण कार्य की एक विस्तृत समय सारणी होनी चाहिए, जिसमें शिक्षण संबंधी क्रियाओं और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं आदि के लिए समय निश्चित कर दिया जाता है। यानी टाइम टेबल क्या है कि हर एक काम, पढ़ाई लिखाई से लेकर विद्यालय की सारी क्रियाविधि को एक टाइम टेबल पर अगर करना स्टार्ट कर दिया है, किया जाए तो वो विद्यालय अपने आप सक्सेस होगा। ये उसका है मीनिंग। शक्ति और समय का ह्रास नहीं होता है। इसमें शक्ति और समय दोनों का ह्रास नहीं होता है। छात्रों को व्यक्तित्व के विकास के अवसर मिलते हैं। विद्यालय विभिन्न कक्षाओं में विभाजित होते हैं और विद्यालय का समय सीमित होता है। यानी अगर कि कोई स्कूल है जो 1 to 8 है तो उसमें क्या होगा, 1 क्लास में कौन जाएगा, 2 क्लास में कौन जाएगा, पहली घंटे कितना मिनट का होगा, हर चीज़ जो है समय पर होता है। इससे क्या होता है, क्लास बंटवारा होने से क्लास का टाइम टेबल सही से पढ़ाई होती है और स्कूल में जो है बच्चे भी सीखते हैं इस तरह से। और इसमें क्या होता है, शक्ति और श्रम दोनों का नुकसान बहुत कम होता है। अब समय सारणी का महत्व क्या क्या है, इसका क्या क्या गुण है, क्या क्या महत्व है। चलिए, पहला, समय सारणी द्वारा विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम तथा विभिन्न गतिविधियों को समुचित स्थान मिलता है। इसके द्वारा अध्यापकों और छात्रों को अपने निर्धारित समय का ज्ञान होता है। यानी इसमें जो टाइम टेबल बन जाता है उसके बाद आप सभी इमेजिन कीजिए, स्कूल में टाइम टेबल बन जाता है तो क्या होता है कि उसमें आपका पूरा टाइम टेबल बन जाने के बाद आप उसमें टीचर हो या स्टूडेंट या कोई भी हो, उसको एक टाइम टेबल के अंदर काम करना होगा, काम पढ़ना होगा, पढ़ाई कराना होगा, टीचिंग करना होगा। ये सारा चीज़ उसके लिए कर्तव्य बन जाता है। समय सारणी कार्य की पुनरावृत्ति और अराजकता को रोकने में सहायक होती है। समय सारणी इस बात का ज्ञान कराती है कि किस समय कौन सा कार्य करना है, अतः समय और शक्ति की अपव्यय की संभावना नहीं रहती है। समय सारणी द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किस अध्यापक को किस मात्रा में कितना और कैसा कार्यभार सौंपा गया है।
यदि किसी अध्यापक को कम कार्यभार सौंपा गया है तो उसे अधिक दिया जा सकता है, और जिसे अधिक सौंपा गया है उसके कार्यभार को हल्का किया जा सकता है। तो ये भी टाइम टेबल बनाने का एक बहुत बड़ा गुण और बड़ा महत्व है। टाइम टेबल यानी समय सारणी के द्वारा विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों को सुविधा अनुसार समय भी मिल पाता है। समय सारणी की रचना में रुकावट को दूर करने और मस्तिष्क को ताज़ा रखने के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को पूर्ति करता है। आप देख लेते हैं समय सारणी के प्रकार कितने हैं। तो समय सारणी के 3 प्रकार है, शिक्षक के अनुसार, कक्षा के अनुसार और विषय के अनुसार। 3 तरह से बनाया जाता है, टीचर वाइज, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है। समय सारणी के उद्देश्य क्या है? तो विद्यालय के विद्यार्थियों को वर्ष भर कार्य में व्यस्त रखना, यानी एक टाइम बना देना कि पूरे साल भर आपको ये पढ़ना है और ये आपको पढ़ाना है। तो टीचर और स्टूडेंट के लिए क्या हो जाएगा, पूरा साल भर काम, कौन सा काम कब करना है, किस टाइम में करना है, पूरा करना है, वो सारा उसके लिए एक टाइम टेबल बन जाएगा। विद्यालय के पाठ्यक्रम को निर्धारित समय के अंतराल में ही पूर्ण करना। विद्यालय की समय सारणी के अंतर्गत शिक्षकों को उनके मानसिक सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार अध्यापन कर देना, यानी टाइम टेबल ऐसे बनाना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कोई हिंदी टीचर है तो उसको जो है इंग्लिश पढ़ाने दिया जाए, या कोई मैथ टीचर है और उसको बांग्ला पढ़ाने दिया जाए। मतलब जो जिस विषय के बारे में ज़्यादा दक्षता हो, स्किल्स ज़्यादा हो, वो उस विषय के बारे में हम जो है टीचर रखना होगा। ठीक है, इस तरह से टाइम टेबल बनाना है। विद्यालय के अंतर्गत पाठ्यक्रम का विषय विभाजन बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक स्तर के अनुसार ही करना चाहिए। तो ये सब आपका उद्देश्य है और ये सब आपका टाइम टेबल बनाने का ये भी है, जो बोला जाता है कि टाइम टेबल बनाने के सामने की कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ये सारा चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, कौन कौन से सावधानी होनी चाहिए। ये एक क्वेश्चन घुमा के आता है इस क्वेश्चन को, कि जब मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में से प्रधानाध्यापक है और आपको टाइम टेबल बनाने दिया जाए, तो आप कैसे टाइम टेबल बनाने के, टाइम टेबल बनाने के लिए क्या क्या जो है महत्व होने चाहिए या क्या क्या होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ आपको लिखना है। विषय को उसकी उपयोगिता एवं कठिनाई के आधार पर समय एवं स्थान की व्यवस्था करना। छात्र एवं अध्यापक को अपने कार्य के प्रति सजग बनाना। कम समय में अधिक लाभ उठाना। विद्यालय के अंतर्गत व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध कार्य का संचालन करना। विद्यालय में होने वाले पाठ्यक्रम सहगामी प्रक्रियाओं का उचित स्थान देना। प्रधान अध्यापक के निरीक्षण कार्य को सरल बनाना। और यही क्वेश्चन आपको उल्टा करके घुमा के पूछ सकता है कि एक अच्छे समय सारणी का निर्माण करते समय अग्रलिखित सावधानी पर ध्यान देना चाहिए। तो यही पॉइंट को जो है आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे हम अलग से पॉइंट दे रहे हैं, इसको भी लिख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि टाइम टेबल बनाते समय आपको किन किन सावधानी को ध्यान रखना चाहिए। तो इसका आंसर क्या लिखना है? पहला पॉइंट, टाइम टेबल यानी समय सारणी सरल और स्पष्ट हो। समय सारणी का निर्माण इस ढंग से किया जाए जिसे छात्र सफलतापूर्वक समझ सके। समय सारणी में इस प्रकार की व्यवस्था हो जिससे छात्रों को प्रत्येक घंटे में एक कक्षा से दूसरी कक्षा में नहीं जाना पड़े, इससे समय की बचत होती है। समय सारणी इस प्रकार की हो जिसमें अध्यापक तथा छात्रों के बीच किसी प्रकार का संघर्ष ना हो। समय सारणी अत्यधिक जटिल ना हो, उसमें लचीलापन हो। समय सारणी निर्माण में ग्रामीण आवश्यकताओं को भी ध्यान रखा जाए। समय सारणी के निर्माण में इस बात को ध्यान में रखा जाए कि छात्रों और अध्यापकों में अधिक संपर्क की संभावना हो। तो ये रहा 9 टॉपिक्स, और हमारी तरफ से आज ये लास्ट टॉपिक्स होगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है पुस्तकालय, लाइब्रेरी, और इसके बाद बाकी टॉपिक्स अगर आपको पढ़ना होगा तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9110 9115 52 पे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स का डिटेल्स और नोट्स दिए जाएंगे। तो चलिए, लास्ट क्लास है और आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है। पुस्तकालय से हर बार क्वेश्चन देखने को मिला है, मतलब मिला है। आप लोग उठा लीजिए क्वेश्चन पिछले 5 साल 6 साल का, तो देखिएगा पुस्तकालय का लगभग 90% क्वेश्चन हर बार आया है। तो पुस्तकालय अंग्रेजी शब्द लाइब्रेरी का हिंदी रूपांतरण है। लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के लाइब्रारिया यानी हाउस ऑफ बुक से बना है। कई देशों में लाइब्रेरिया के स्थान पर बाइबिलोथेक शब्द का प्रयोग प्रचलन में है, यानी लाइब्रेरी को वहाँ किसी देश में बायोलोथेक शब्द का प्रयोग करते हैं। परंतु पुस्तकालय से तात्पर्य पुस्तक और संग्रह और उनके रखरखाव से है। अतः पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ कई प्रकार के ज्ञान और सूचनाओं के स्रोत विभिन्न स्वरूपों जैसे पुस्तक, पत्र पत्रिका, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन रिकॉर्ड इत्यादि में संग्रहित रहते हैं।
पुस्तकालय विद्यालय के हृदय है, जहाँ छात्र विभिन्न अनुभव, समस्या, प्रश्न लेकर आते हैं और दूसरों के अनुभव और विचारों को विमर्श से नवीन ज्ञान की खोज करते हैं। पुस्तकालय को विद्यालय के एक सहायक अंग के रूप में ग्रहण किया नहीं जाना चाहिए, बल्कि एक अनिवार्य विषय के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुस्तकालय सिर्फ एक जो है कि हाँ होना चाहिए, होना नहीं, बल्कि उसको अनिवार्य रूप में भी रखना चाहिए। पुस्तकालय की कुछ डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशन आपको देंगे यहाँ पे। पहला है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी, जिसने क्या कहा है, पुस्तकालय एक भवन है जहाँ विशेष रूप से लोगों को पढ़ने के लिए पुस्तकों का भंडार रखा हो और सभी सेवाएं निःशुल्क रहती है। तो आप लोग क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट जरूर करते रहिए, ठीक है। ऑक्सफोर्ड, आप सभी कमेंट्स कीजिए, 1-2 कमेंट्स आ रहा है, आप सभी का कमेंट्स आना चाहिए ना, ताकि आने वाले फिर हम फाउंडेशन पेपर 4 भी लाएंगे। इसी तरह से रात 8 बजे 8:30 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। अगला है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। पुस्तकालय एक संस्था है जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह का देखभाल कर रखना है और उसको पाठकों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराना है। एक और है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आप देखिए पुस्तकालय के उद्देश्य, कुछ यहाँ पे उद्देश्य लिखने के लिए आ सकता है, तो देखिए क्या क्या उद्देश्य है। एम्स ऑफ लाइब्रेरी, बालकों में पढ़ने एवं स्व अध्ययन की आदतों का निर्माण करना, बालकों को अपने विद्यालय अध्ययन की पूर्ति हेतु पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि का उपयोग करने के लिए तैयार करना, बालकों में विभिन्न रूपों का विकास करना और उनमें बौद्धिक कार्य करने का साहस उत्पन्न करना, बालकों में साधन, संपन्नता, जिज्ञासा प्रवृत्ति को प्रोत्साहित एवं व्यक्ति खोज कर गुणों का विकास करना, बालकों में शब्दकोश, संदर्भ पुस्तकों आदि का उचित प्रयोग करने की कुशलता का विकास करना और सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना। अगला, बालकों में सहयोगी दृष्टिकोण विकसित करना और अपने नागरिक दायित्व को समझने के योग्य बनाना। अगला है शिक्षाओं के विषय ज्ञान और सामान्य ज्ञान की पूर्ति वृद्धि करना। तो ये सारा उद्देश्य है लाइब्रेरी का, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। अगला है पुस्तकालय का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस क्या है लाइब्रेरी का। पहला है मौन वाचन की आदत। पुस्तकालय में क्या होता है, जब आप पुस्तकालय किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपको मौन वाचन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के, ठीक है, गधे की तरह नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब नहीं पढ़ना होता है। पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में ऐसा होता है जहाँ पे आपको एकदम शांत स्वभाव से, जैसे कि आप लोग डीएलएड कॉलेज में जितने भी पढ़े होंगे, तो डीएलएड कॉलेज में जैसे आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप लोग कैसे पढ़ते थे, एकदम आसान शांत स्वभाव में। तो पुस्तकालय क्या होता है, आप वहाँ मौन वाचन सीखते हैं। लेकिन घर में जब पढ़ते हैं तो एकदम पूरा ज़ोर ज़ोर से, ठीक है। तो वो घर की पढ़ाई और आपका लाइब्रेरी की पढ़ाई दोनों में बहुत फ़र्क है। पहला है मौन वाचन की आदत। पुस्तकालय का महत्व यह है कि इसके द्वारा बालकों में मौन वाचन की आदत पड़ती है, क्योंकि पुस्तकालय के वाचनालय में एक साथ बहुत से बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ स्वशासन वाचन संभव नहीं हो रहता है, यानी पुस्तकालय में आपको ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ना नहीं है, ठीक है, हाट बाजार की तरह। अगला है स्व अध्ययन की आदत का विकास। पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जहाँ बालक स्वयं जा करके पुस्तकें आदि लेकर स्वयं अध्ययन करते हैं, यानी स्व अध्याय शुरू कर देते हैं। तो बालकों में स्व अध्याय की आदतों का विकास भी होता है। पुस्तकालयों के द्वारा सामान्य ज्ञान की वृद्धि होती है। पुस्तकालय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर छात्र अन्य विषय की पुस्तकों का भी अध्ययन करता है। इसका परिणाम यह होता है कि इनके माध्यम से छात्रों के सामान्य ज्ञान में भी वृद्धि होती है। अगला है छात्र के लिए उपयोगी। पुस्तकालय न केवल शिक्षकों के खाली समय के उपयोग के लिए उपयोगी है, बस वरन या छात्रों के लिए भी तो और अधिक उपयोगी है। पुस्तकालय छात्रों को अपनी रुचि, योग्यता, कार्य क्षमता और कार्य कुशलता को भी आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। अगला है अध्यापकों के लिए उपयोगी। पुस्तकालय से अधिक से शिक्षक विशेष रूप से लाभान्वित होते हैं। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण और विशेषता यह है कि वो हमेशा छात्र रहता है, अर्थात पुस्तकों से उसका संबंध लगातार बना रहता है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक का फाउंडेशन क्लास। बाकी और भी टॉपिक आपको मिल जाएंगे, जैसे बालिका शिक्षा समस्या है, ये सब अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अगर हमारी तरफ से जो आप क्लास दिया गया है अगर आप समझ गए हैं, आप अगर अच्छे से क्लास कर लिए तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो गया, तो बाकी टॉपिक भी आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अगर ये टॉपिक चाहिए तो आप नोट्स ले सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। गुड नाइट एवरीवन, और वीडियो को पूरा देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद और मेरा प्यार, समर्थन, सपोर्ट आप सभी के साथ रहेगा बरकरार। तो मिलते हैं
कल एक और नए मैराथन क्लास के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर रखिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर हो सके तो, ठीक है। तो चलिए अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा लिंक को, ठीक है। बहुत 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 शुक्रिया। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।